This is the lecture number 4 on a current electricity of class 12 physics. Before this lecture, in earlier 3 video lectures, we discussed the drift velocity, Ohm's law, resistance, resistivity, and series and parallel combination of the resistance as well as internal resistance of the cell. तो ये सभी जो टॉपिक पढ़े उसके ऊपर आज स्पेशली एक वीडियो लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का. तो फास्ट हम रिकैप करते हैं अलग अलग फॉर्मूले लिख के सभी जो जो किया था वो. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी that I equal to NEA into VD. So drift velocity means this average velocity of drifting of the electron or shifting the electron from one end of the conductor to the other when external potential or external electric field is applied. तो I is equal to NEA ड्यूरेशन देखा, यहाँ I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD होता है बराबर. जब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इस करंट पता होना चाहिए. n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E एंड दिस इज A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये पार्ट हमें यूज किसके लिए? न्यूमेरिकल के लगेगा. दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ. हमने एक डिराइव किया था R इज इक्वल टू ML N E स्क्वायर A इंटू टो, रिलैक्सेशन टाइम टो. This is the R is a resistance, M is the mass, L is the length of the conductor, N is the electron density, charge on the electron, area of the cross section, and this is the tau is a relaxation time. Relaxation time is time lapse between the two successive collision of the electron. जब दो successive collision के बीच में जो टाइम है उसको बोलते हैं relaxation time. अब यहाँ चलो ये करते हैं. तीसरा ये किया था resistivity के लिए रो L डिवाइड बाई ये R का वैल्यू लिखा मैंने यहाँ ML N E स्क्वायर A इंटू दिस टाउ. L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू द रजिस्टिविटी M डिवाइड बाई N E स्क्वायर इंटू टाउ. तो ये एक फॉर्मूला बन गया. चौथा फॉर्मूला रिलेटेड टू दी R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A. जब हमें रजिस्टिविटी फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. तीसरा सीरीज पैरेलल का, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या? सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस. जब हम इसको पैरेलल में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेना है और उसका ऐड करना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये एक देखा. और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देखा. इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू, ये फॉर्मूला इसका E डिवाइड बाई V माइनस 1 इंटू R. R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ एवरी सेल हैविंग ए मेड विद द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो resistance offered by the electrodes या electrolytes in the cell, this known as the internal resistance of the cell. और internal resistance this R, internal resistance R equal to E, this is EMF, V is the potential, minus 1 into the capital R, it is external resistance. तो चलो ये यहाँ तक हमने पहले अब तक 3 वीडियो लेक्चर में ये सब थियरी पढ़ा था. टेम्परेचर डिपेंडेंस और ये फॉर्मूला टेम्परेचर डिपेंडेंस of a conductor or change in temperature with the resistance of a conductor, that RT equal to R0 in the bracket 1 plus alpha into change in a temperature. तो ये एक फॉर्मूला लगेगा ये अलग अलग न्यूमेरिकल करने के लिए. तो चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस. पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर. ये द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ ए 1, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a copper conductor Na
copper conductor in a copper conductor is 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. How long does on the an electron takes drift, how long does an electron takes drift from one end of conductor to another? How one end of the conductor to another of length 3 meter, and cross sectional area cross sectional area 2 into 10 raised to 6, 2 into 10 raised to minus 6 meter square, and it is carrying the current 3 ampere, carrying current 3 ampere. तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल है. तो हमें क्या फाइंड करना है? ड्रिफ्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कॉपर कंडक्टर. डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इक्वल टू 8.5 इंटू 10 रेज़ टू 28 मीटर क्यूब. दिस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला. यहाँ n चाहिए. हाउ लॉन्ग डज इलेक्ट्रॉन टेक्स टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर. एक एंड से दूसरा एंड में जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा. तो ये हमें इसे सॉल्व करना है. Length of the conductor which is given 3 meter, 3 meter long conductor. तो this is n इक्वल टू मिला ये वैल्यू. उसके बाद how long does electron takes a drift from the one end of the conductor to the another. एक एंड से दूसरा एंड जाने में कितना टाइम लगेगा? ओके. आप 3 मीटर. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ये इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और करंट दिया I इज इक्वल टू 3 एम्पियर. अभी कितना टाइम लगेगा? हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. टाइम निकालना है तो टाइम फाइंड करना है. यहाँ टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा. और वो वेलोसिटी कौन सा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. चलो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं. डिस्टेंस पता है, वीडी पता है, तो हम इसको टाइम निकाल सकते हैं. तो ये आएगा वीडी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस वीडी इक्वल टू, और पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी. सो वी डी इक्वल टू आई डिवाइड बाई एन ई ए. आई कितना है? 3 एम्पियर है. 3 एम्पियर करंट है. एन कितना है? 8.5 इंटू 10 रेज़ टू 28. ई कितना है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. और एक टर्म एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है 1.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेशन कर लो, आसान से हो जाएगा. और ये मीटर पर. अभी हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर, और वेलोसिटी कितना है? हमने ये कैलकुलेट किया 1.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. 1.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. सो टाइम रिक्वायर्ड
तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 10⁴ हो जाएगा, और ये 1.1 जैसे स्मॉल छोटा है नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये अब दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁴ सेकंड लगेंगे एक इलेक्ट्रॉन 3 मीटर कंडक्टर को पास करने में। तो ये था पहला क्वेश्चन आसान सा, किससे रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो रिलेटेड टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये इससे रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2 wires of a equal, this is the two wires of equal length, 2 wires of a equal length, one of the aluminum and other is a copper, one is a aluminum and other is copper, other is a copper, have same resistance, have same resistance, have a same resistance. Which of the 2 wires is a lighter? Which of 2 wire is lighter? Which of the 2 wire is a lighter? और इसमें आगे पूछा है, hence explain why aluminum used for overhead power transmission. Overhead power transmission. Why it is a use for the overhead power transmission? And some given is given. It is a given the resistivity of aluminum and resistivity of a copper. It is a given 2.63 × 10⁻⁸ ohm meter, or resistivity of copper is a 1.72 × 10⁻⁸ ohm meter. This is a given. And relative density of aluminum equal to 2.7 and copper equal to 8.9. It is a given. This is a given. And क्या पूछा है what is the which material is preferred for making the overhead wires. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, R is equal to rho L divided by A. So rho equal to R into A divided by L. This rho is a density, and हम ये फाइंड कर, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन रो L डिवाइड बाई दिस इज द R, दिस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो क्या चाहिए, 2 वायर्स इक्वल इन लेंथ, 1 एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम। विच ऑफ 2 वायर इज अ लाइटर, दोनों में से कौन सा हल्का रहेगा, कॉपर या एल्यूमिनियम। हमें तो पता है कॉपर हल्का रहेगा, लेकिन हमें यहाँ इसको एक्सप्लेन करना है, किससे, वैल्यू के सर्टेन फार्मूले यूज़ करके हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमें हल्का और हेवी और लाइट ये कैसे कंपेयर करेंगे, उससे मास से करेंगे। तो पहले हम इसको मास के लिए फार्मूला बता देते हैं। मास इक्वल टू क्या आएगा, ये डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू
क्या आएगा वॉल्यूम, और मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू नहीं डिवाइड बाई वॉल्यूम, और मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या आएगा वॉल्यूम। तो मास हम इसको एम लिखते हैं। डेंसिटी के लिए डेंसिटी जैसे रो, और वॉल्यूम वायर है, वायर का वॉल्यूम क्या आएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो ये हमें मिला रो, पहले ए का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ, रो इंटू यल। अब यहाँ देखो ये ए का वैल्यू क्या था एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, हमें ये इस फॉर्म में मिलेगा। सो दिस मास ए का वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ से, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इक्वल टू रो यल डिवाइड बाई आर इंटू रो इंटू यल। सो दिस मास यम इक्वल टू रो इंटू ये रो क्या होगा, रो का स्क्वायर हो जाएगा, यल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा, रो का स्क्वायर यल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और यहाँ दिस रो इज नॉट ये रो दोनों में अलग है, तो ये डेंसिटी के लिए हम स्मॉल डी यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ डेंसिटी आएगा, और ये तो ये स्क्वायर नहीं होता है सॉरी, तो ये रो यल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यल का तो स्क्वायर हो जाएगा लेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी के लिए मैंने डी यूज़ किया, तो ये यहाँ बनेगा रो यल स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू डी। रो क्या है रजिस्टिविटी, और डी क्या है डेंसिटी, ये टर्म याद रखो। अभी टू वायर्स इक्वल इन लेंथ, लेंथ कॉमन है दोनों का, अब हमें रेशो लेंगे, दिस इज द मास ऑफ द एल्यूमिनियम टू द मास ऑफ ए कॉपर इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला मिला हमें, रो ऑफ ए एल्यूमिनियम लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम स्क्वायर, लेंथ तो दोनों का सेम है, डिवाइड बाय आर, और डेंसिटी ऑफ ए, दिस इज द डेंसिटी ऑफ ए एल्यूमिनियम डिवाइड बाई रो कॉपर का, और ये यल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और डेंसिटी ऑफ ए कॉपर। ये लेंथ दोनों का सेम है, रजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो बचा हुआ टर्म क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ ए एल्यूमिनियम इंटू resistivity of a aluminium, density of a aluminium divide by resistivity of a copper to the into density of a aluminium copper। तो इसका वैल्यूज हमें पता है, ये एल का इतना दिया, और इसका रिलेटिव डेंसिटी ये वैल्यूज दिया एल्यूमिनियम और कॉपर का, ये वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं या यही करते हैं। मास ऑफ ए एल्यूमिनियम टू द मास ऑफ ए कॉपर इक्वल टू, डेंसिटी कितना है इसका, रजिस्टिविटी इसका एल्यूमिनियम का 2.63 इंटू 10⁻⁻8, और इसका डेंसिटी कितना है एल्यूमिनियम का 2.7, डिवाइड बाई इसका डेंसिटी कितना है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू इसका कॉपर का 8.9, ये इसके साथ चला जाएगा। सो दिस ए मास ऑफ ए एल्यूमिनियम टू द मास ऑफ ए कॉपर इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करो तो इसका वैल्यू आता है 0.46 इस तरीके से। तो मास ऑफ ए एल इज 46 times the mass of a copper. So therefore AL is a lighter, aluminum is a lighter, और ये लाइटर है इसीलिए ये इट इज़ यूज फॉर द ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि दो पोल के बीच वायर को होल्ड करना है तो उसका मास कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इसीलिए
दो पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन है तो दो पोल के बीच में यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पढ़ा, दूसरा रिलेटेड टू दी रजिस्टिविटी, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक देखा। अब अगला क्वेश्चन इससे रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, और लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूलेज वो सब याद होना चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसे। ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास, ए negligibly small current is negligibly small current is passed through the wire of length, through a wire of length 15 meter and uniform cross section and uniform cross section 6 into minus 10 raised to 7 minus 7 6 into 10 raised to minus 7 meter square, and resistance is measured to be 5 ohm. Resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experimenter? What is resistivity of material? What is the resistivity of a material? अब यहाँ क्या क्या दिया है? स्मॉल करंट पास थ्रू द वायर ऑफ ए लेंथ, मतलब हमें लेंथ है 15 मीटर, ये लेंथ दिया है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं 6 into 10 raised to minus 7 मीटर स्क्वायर, यह हो गया। एंड रेजिस्टेंस मेजर टू बी आर इक्वल टू 5 ओम। दिस इज द गिवन। और क्या पूछा है? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ, अब यहाँ कई बार सेंटीमीटर में मिला, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, तो हमें मीटर में करना है, तभी ये सब सिस्टम में यूनिट आएगा, और इसका यूनिट होगा वो होम मीटर, तभी ये पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन यहाँ अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो हमें मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देते हैं, तो इजीली इसको कन्वर्ट करना है। अगर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो क्या करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर करने के लिए 10 raised to minus 4 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ये फॉर्मूला से, ये वाला। तो रो रजिस्टिविटी फाइंड करना है, R इंटू ए डिवाइड बाई एल। R कितना है? 15 ओम। ये कितना है? 6 into 10 raised to minus 7, 6 into 10 raised to minus 7। और लेंथ कितना दिया है? दिस इज रेजिस्टेंस दिया 5 और लेंथ दिया 15। 3 5 15, 5 3 15 और 3 2 6। सो रो इक्वल टू कितना आएगा फिर? 2 into 10 raised to minus 7 ओम मीटर। इस छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस ये सिस्टम समझाना था किस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है, लास्ट जो फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। पहले हम बेसिक क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तब हम इससे और
थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एट ए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, एट ए रूम टेम्परेचर 27 degree Celsius, resistance of wire is 100 ohm. Resistance of wire is a 100 ohm. At what temperature does the resistance of element change? At what temperature resistance of wire change to 117 ohm. This is the 117 ohm. 117 ohm. Given that, given alpha equal to 1.7 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. This is the question. The resistance of wire depends on the temperature. When temperature changes, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सोचो। जब टेम्परेचर चेंज T अगर इंक्रीज हो गया मान लो, तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये फॉर्मूला रिकॉल करो, R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब ये पार्ट देखो, मास, लेंथ, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ, दिस इज ए कांस्टेंट। ये क्या है, ये सभी कांस्टेंट है। सो आर इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम टो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए थ्योरी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है और क्यों होता है ऐसे। द रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इसीलिए ओम्स लॉ में फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, और स्टेटमेंट में लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा टेम्परेचर, मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कहाँ शिफ्ट होगा, ये थोड़ा बात करते हैं। और मतलब अगर ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये क्या है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम लैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फास्ट दौड़ेगा, फास्ट दौड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये उसका कोलिजन फास्ट होगा, बहुत कम टाइम में होगा। तो टी क्या होगा, यहाँ डिक्रीज होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। दिस इज द रिलेशन। समझ में आया, ठीक है। और टो इज आल्सो इंक्रीज। कितना वैल्यू चेंज होगा, कितना वैल्यू। और एक बात देखो, अगर ये ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, I वर्सेस V, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ग्राफ स्ट्रेट होगा, नहीं होगा। कहाँ, किस टाइप झुकेगा, इधर ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू जाएगा, लेकिन कितना, यहाँ इधर यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा, ऐसा कहाँ बेंड होगा। तो ये सोचने वाली बात है। R इक्वल टू V डिवाइड बाई I, ये रिलेशन है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब V का वैल्यू ज़्यादा होगा और I का वैल्यू कम होगा, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ नीचे आएगा। थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाने की वजह से नीचे झुक जाएगा, इस तरीके से। लेकिन कई बार CBSE में या किसी एग्ज़ाम में क्या करते हैं, यहाँ V रखेंगे, यहाँ I रखेंगे, पढ़ के गए, हम गए थे, ये नीचे आएगा, ये पढ़ के गए थे, लेकिन स्केल तो देखा ही नहीं। तो इस केस में ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, अगर इसका V एंड I चेंज किया तो। ये बात भी ध्यान रखना है। तो चलो ये न्यूमेरिकल करते हैं इसे। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला है द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर RT इज इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हमने जो लास्ट में लिखा है ये फॉर्मूला उसमें लिखेंगे। तो आर टी मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर टी इक्वल टू 107 डिग्री सेल्सियस, ओके 107 ओहम दिया है। आर जीरो कितना दिया है इसमें, आर जी दिया 100 डिग्री से 100 ओहम दिया है। अल्फा कितना दिया है, अल्फा का वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, ये एक वैल्यू दिया है। और क्या दिया है, अल्फा है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। पहला टेम्परेचर मान लो टी था और उसके बाद पहला टेम्परेचर T0 और T1 ऐसा लेते हैं और T रखते हैं क्योंकि हमने यहाँ TT यूज किया है। तो रूम टेम्परेचर में कितना था T0, तो ये सब वैल्यूज हम इसमें रखते हैं। यहाँ कितना है 117, यहाँ कितना है 100, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये चेंज इन टेम्परेचर कितना T, और पहले कितना था एट दी 27 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री सेल्सियस 27। तो हमें ये T का वैल्यू कितना टेम्परेचर रेज करेंगे तब रेजिस्टेंस चेंज होगा 117 ओहम तक, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो ये इस साइड लेके आते हैं, तो 117 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ये कितना आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू T-27, ये डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1.17 माइनस 1, इस साइड आ गया ये 1 इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T माइनस दिस इज 27, ये हो जाएगा 0.17 इक्वल टू ये 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू T माइनस 27। ये टर्म इससे डिवाइड करो 0.17, इसको मैं 17 लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे, इसको 17 लिखेंगे तो ये 17 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, डिवाइड बाई इसको भी 1.7 या 1.7 लिखेंगे तो ये 10 कितना आएगा -1, ये 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है, T माइनस दिस इज 27, ये इसके साथ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा प्लस इक्वल टू T माइनस 27, 10⁻³ मतलब हो गया 1000 प्लस 27 इक्वल टू T, सो T इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा 100 to 117। आसान क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स का है कि इतना चेंज किया, दो मेटल देंगे कंपेयर करेंगे, दो रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस है, उसके लिए भी ट्राई करो। तो ये एक बेसिक क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अलग अलग न्यूमेरिकल ट्राई करो। और इसका जो PDF के फॉर्म में मैंने सभी गूगल क्लासरूम में फ़ोटोकॉपीज़ रखा है, तो यह वहाँ से इसका अच्छे तरह से नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स है PDF फॉर्म में, तो उसका यूज़ करो और अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट सब नोट करो। तो ये बेसिक अगर अच्छे तरह से पता चला तो और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके लिए हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।